आज हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट काफ़ी उपयोगी हैं। यह क्वेश्चन जो विभिन्न टॉपिक से कलेक्शन किए गए हैं आगामी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप अधिक से अधिक हेल्पफुल साबित करने के लिए, अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए जानते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आंसू किस ग्लैंड से निकलती है, तो लैक्रिमल ग्लैंड या लैक्रिमल ग्रंथि कह सकते हैं। आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी आंसू जो निकलती है लैक्रिमल ग्लैंड से उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उस एसिड का नाम है सियालिक एसिड। उस एसिड का नाम क्या है? सियालिक एसिड। आंसू जिस ग्लैंड से निकलती है उस ग्लैंड का नाम क्या है? लैक्रिमल ग्रंथि। अल्फ़ा कैरोटीन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत अल्फ़ा कैरोटीन नामक जो प्रोटीन है हमारे त्वचा में यानी हमारे स्किन में पाए जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन, डोपामाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर नामक हार्मोन, डोपामाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर नामक हार्मोन हमारे बॉडी के अंतर्गत कहाँ पाए जाते हैं? ह्यूमन बॉडी में यह डोपामाइसिन हार्मोन जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क। आइए जानते हैं। पार्किंसन नामक जो बीमारी है वह मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और जब यह बीमारी होती है तो डोपामाइसिन हार्मोन निष्क्रिय होने लगता है। डोपामाइसिन हार्मोन को रीएक्टिवेट करने के लिए, सक्रिय करने के लिए आपको अधिक से अधिक एक्सरसाइज, प्रॉपर वे में नींद लेना होगा, प्रोटीन का अधिक सेवन करना होगा और अपने जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। तो पार्किंसन नामक बीमारी जो है किसको प्रभावित करता है? अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो मस्तिष्क को। या डोपामाइसिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में। गर्भनाल जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, इसी से गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण मिलता है। चूँकि गर्भाशय और बच्चों के अंदर जो पाए जाने वाले नाभिक है उसके बीच का केंद्र गर्भनाल या प्लेसेंटा होता है। तो आप याद रखिएगा कि बच्चे अपने माँ के गर्भ में होते हैं तो उन्हें जो आहार मिलती है, उन्हें जो न्यूट्रिशंस मिलता है वह गर्भनाल से ही मिलता है। अब बात करते हैं आहार नाल की सबसे बड़ी परत का क्या नाम है। क्वेश्चन पूछा था, आहार नाल की सबसे बड़ी परत का नाम है शिरोसा। आहार नाल की सबसे बड़ी परत का क्या नाम है? शिरोसा। आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत होता है। आहार नाल में कौन कौन से मतलब भाग आहार नाल के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सबसे पहले मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय जिसे हम स्टोमक कहते हैं और आंत जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं आहार नाल के प्रमुख ऑर्गन्स है। आहार नाल के प्रमुख ऑर्गन्स यानी पाचन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रक्रिया शुरू होती है वह मुख गुहा से होते हुए नीचे एनस तक यानी मलमूत्र द्वारा विसर्जित होती है। इस बीच में कितने पार्ट्स में हमारा भोजन जो है पाचन क्रिया में भाग लेता है उसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो बकल कैविटी यानी ग्रास नली में भोजन की पाचन नहीं होती है, लेकिन भोजन जब हम एडॉप्ट करते हैं तो लार में जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है वह मंड को पचाता है। फिर ग्रास नली के रास्ते भोजन स्टोमक में आता है। हमारे स्टोमक के अंदर जिसे हम आमाशय कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है और उसमें रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव होता है स्टोमक से। तो आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग हो गया छोटी आंत हो गया। आहार नाल के प्रमुख अंग हैं मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, आंत। आहार नाल से कौन से अम्ल निकलते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जीवाणुनाशक माना जाता है। यह एक प्रकार का
अम्ल है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, या हमारे स्टोमक में यानी पेट में जो एंजाइम पाए जाते हैं उसको सक्रिय करता है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस, अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन और रेनिन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेनिन और पेप्सिन नामक जो एंजाइम होते हैं वह जठर रस से निकलते हैं। और जठर रस मतलब गैस्ट्रिक जूस, या जठर रस या गैस्ट्रिक जूस कहेंगे, या स्टोमक में यानी अमाशय में पाया जाता है। अग्न्याशय जिसे हम इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं, वहाँ से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। अग्न्याशय से निकलने वाले जूस को पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं, या उसे हम पूर्णपाचक रस भी कहते हैं। अग्न्याशय रस से जो भी एंजाइम निकलती है उसे हम पूर्णपाचक रस कहते हैं। इंसुलिन का जो स्राव होता है वह पेनक्रियाज के लैंगरहैंस के दीपिका के बीटा कोशिका से निकलता है। इंसुलिन अगर कम निकलता है तो इंसुलिन चूँकि एक प्रकार का हार्मोन है, इससे डायबिटिक का खतरा बढ़ता है कम स्राव से। अगर इंसुलिन का अधिक स्राव होगा हाइपोग्लाइसीमिया रोग होगा। इंसुलिन का अधिक स्राव से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। ये भी देख लीजिए, इंसुलिन के अधिक स्राव से कौन से रोग होंगे? हाइपोग्लाइसीमिया रोग। हाइपोग्लाइसीमिया रोग में क्या होता है? दृष्टि दोष, रिप्रोडक्शन पावर यानी जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। तो अधिक अगर इंसुलिन का स्राव अगर होता है इस हार्मोन का, तो अधिक स्राव होगा तो इस तरह की खतरा बनेगी। कम स्राव होगा तो शुगर का यानी डायबिटीज़ की बीमारियां होगी नहीं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, या कपाल के स्फेनाइड या सेल टर्सिका नामक हड्डी में पाया जाता है। या कपाल के स्फेनाइड या सेल टर्सिका नामक हड्डी में पाया जाता है। खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या 29 होती है, कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कपाल से जुड़ा हुआ कंटेंट था इसलिए बताया। कपाल में हड्डियों की संख्या 8, खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या 29 होती है। पीयूष ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यह कपाल के स्फेनाइड या सेल टर्सिका नामक हड्डी में अवस्थित है। मस्तिष्क हड्डियों के खोल क्रेमियम में बंद रहता है। हमारी जो मस्तिष्क है जिसका वेट 1400 ग्राम है, उसके कई पार्ट्स हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम है, नहीं तो मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क के आवरण में जो हड्डी है यानी मस्तिष्क जिस हड्डी के अंदर ढका हुआ है उस हड्डी का नाम है क्रेमियम। मस्तिष्क का वज़न 1400 ग्राम होता है। उसी तरह से आपको लीवर का वज़न कितना होता है, ब्रिक का, किडनी का 140 से 150 ग्राम तक होता है। विभिन्न ऑर्गन्स का आपको वेट भी याद रखना चाहिए। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलती है जिसे हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। उस हार्मोन का नाम है STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अगर इसका अधिक स्राव होगा तो शरीर की लंबाई अधिक बढ़ जाएगी, कम स्राव होगा तो बौने हो जाएंगे। तो यह वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है, या अधिक वृद्धि होने पर उसे नियंत्रित करता है शरीर को। और एक और हार्मोन निकलती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे TSH हार्मोन कहते हैं। TSH हार्मोन और STH हार्मोन, ये दोनों जो हार्मोन हैं वो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले STH हार्मोन को हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं, इसे याद रखिएगा। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं, या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो जितने भी कोशिकांग हैं यानी कोशिका के इम्पोर्टेंट अंग हैं, उससे जुड़ा हुआ कंटेंट को आपको याद रखना होगा ताकि एग्ज़ाम को आप अच्छे से निकाल पाए। DNA, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA कहाँ पाया जाता है? ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में। DNA कहाँ कहाँ पाया जाता है? मेनली DNA केंद्रक में, यानी कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है केंद्रक को। इंग्लिश में इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया में
डीएनए पाया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जो जहर है वह किससे तैयार होता है? कवक से। एफ्लाटॉक्सिन नामक जो जहर है वह तैयार होता है कवक से। मोनोसाइट्स क्या है? मोनोसाइट्स सबसे बड़ा WBC वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड कार्पस्कल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ है मोनोसाइट्स। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाओं का नाम है मोनोसाइट्स, याद रखिएगा। काला ज्वर कैसे फैलता है? सेंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से काला ज्वर, और निंद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस जो होता है सीसी मक्खी के काटने से होता है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। शैवालों की कोशिका यानी शैवालों की जो कोशिका भित्ति है यानी सेल वाल, चूँकि सेल वाल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं पाए जाते हैं, तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, याद रखिएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है? यह एक प्रकार का आरएस फैक्टर प्रोटीन एंटीजन है, और यह एक प्रकार का एंटीजन जनित रोग है, और यह जिसमें मतलब जिस जोड़े में यह पाया जाएगा उसमें भ्रूण अवस्था में ही बच्चे मर जाएंगे। अब इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर जैसे आरएस फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर ने किया था, और उसने विभिन्न तरह के प्रोटीनों पे रिसर्च करके एक नया प्रोटीन ब्लड के अंदर खोजा, रेड ब्लड सेल के अंतर्गत, जिसे हम आरएस फैक्टर के नाम से जानते हैं। यह एक एंटीजन है, एक ऐसा एंटीजन प्रोटीन जो ब्लड ग्रुप में पाया जाता है। जैसे ब्लड टाइप ऑफ ब्लड क्या है? ए है, AB है, B है और O है। तो O ब्लड ग्रुप में आरएस फैक्टर एंटीजन नहीं पाया जाता है, ब्लड ग्रुप O में एंटीजन पाया नहीं जाता है। अब क्या है, अगर इसको भली भांति आप समझेंगे, अगर पिता का आरएस फैक्टर प्लस है यानी पॉजिटिव है, और माता का आरएस फैक्टर नेगेटिव है, तो पहला बच्चा अगर हो भी जाता है तो नेक्स्ट टाइम से जो जाइगोट भ्रूण में बनेंगे, वह भ्रूण में ही बच्चा का डेथ हो जाएगा, ब्लड जमने से नहीं, क्योंकि आरएस फैक्टर वाले जो मतलब महिला हैं, उससे अगर किसी पुरुष की शादी हो जाती है तो महिला बच्चे को जन्म नहीं देगी। आरएस फैक्टर हम सब में पाया जाता है, लेकिन नेगेटिव आरएस फैक्टर बहुत कम ही लोगों में पाया जाता है। ब्लड ग्रुप प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। जैसे मेल का आरएस फैक्टर पॉजिटिव हो और फीमेल का आरएस फैक्टर पॉजिटिव हो, तो यह जोड़ा शादी के लिए उपयुक्त है। इस तरह की एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी जाइगोट में बच्चे नहीं मरेंगे। अगर पुरुष का ब्लड ग्रुप यानी आरएस फैक्टर माइनस हो और फीमेल का पॉजिटिव हो, तो भी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पुरुष का आरएस फैक्टर नेगेटिव हो और महिला का भी नेगेटिव हो, उस अवस्था में भी नहीं होगी। अगर महिला की नेगेटिव हो गई और पुरुष का पॉजिटिव हो गया आरएस फैक्टर, उस स्थिति में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक प्रॉब्लम होगी। तब इससे उत्पन्न संतान जीवित पैदा नहीं लेंगे। लिथोफाइट्स जो पौधे हैं वह कहाँ उगते हैं? तो चट्टानों पर। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीलोफाइट्स पौधे कहाँ उगते हैं? दलदली भूमि पर। प्राकृतिक वरणवाद या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन का सिद्धांत पढ़ना होगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन ने की थी। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? हक्सले ने। प्रोटीन का संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो वह कोशिकांग है यानी कोशिका के अंग है राइबोसोम। मधुमक्खी के डंस में कौन सा एसिड पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंस में मिथेनोइक अम्ल, लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल। जितने भी एसिड्स हैं उसको याद रखिएगा। ल्यूकेमिया क्या है?
ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। जीवाणु की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोस्की ने। तो ये सारे रिसर्च जो हुए हैं उसको भी याद रखना है। बायोलॉजी के अंतर्गत जो ब्रांचेस पढ़ना है, जैसे ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में कंकाल तंत्र का, स्कल का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, शैवाल कह रहे हैं, कोशिका का यानी सेल का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। एनाटोमी में इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी का यानी शरीर के आंतरिकी संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटोमी में। एल्गोलॉजी में शैवालों का, और फाइकोलॉजी में भी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में भी शैवालों का, एल्गोलॉजी में भी शैवालों का, और माइकोलॉजी में कवक का। माइकोलॉजी फाइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इसी में कंफ्यूज करते हैं। माइकोलॉजी में कवक का और फाइकोलॉजी में शैवालों का और पोमोलॉजी में फलों का। तो जितने भी बायोलॉजी के अंतर्गत जो ब्रांचेज हैं, स्टडी ऑफ ब्रांच, उसको भी आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन था। अगले वीडियो में साइंस से जुड़ा हुआ इसी प्रकार का कई वीडियो बनाऊंगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद जो रिएक्शन होगा वो कमेंट में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।